असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आप मुझे बताओ कि 1839 में रणजीत सिंह के सिख रियासत का खात्मा होता है। ठीक है, बड़े चालाकी से डलहौसी जो है ये एक नई रणनीति अपनाता है। चलो ठीक है, आगे देखो। 1857 में पूरी पंजाबी सिख जितने भी हैं, पंजाबी हिंदू भी थे, ये सब अंग्रेजों की मदद करके हमारे नेटिव फोर्स पे चढ़ जाते हैं। अब भला सोचने वाली बात है कि इतने शूरवीर, लड़ाकू, राष्ट्र प्रेमी हिंदू रक्षक समाज बस 15-16 साल में 200 साल का खुद का इतिहास भुला के आक्रांता का मदद भला क्यों करेगा? लेकिन की तो है, वो तो हम जानते हैं। हरगोविंद सिंह जी महाराज से दशम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हाँ, और जिसे मैं 11वां गुरु मानता हूं, बाबा बंदा बैरागी। अब ये तीनों महापुरुष से लेके महाराजा रणजीत सिंह जी महाराज और सैकड़ों नाम इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपना खून देके हिंदुस्तान और हमारी हिंदू जनता की रक्षा की है। तो ये क्या था फिर, ये जो उन्होंने मदद की है? उत्तर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका कारण यही है कि हमारी गंदी घिनौनी गुलामी सोच, मैं हमारी सब भारतीयों की बात कर रहा हूं, पराभूत मानसिकता, जिसने 82 साल के इस्लामी बुढ़े को नेता माना। हाँ, शासन व्यवस्था तो बस इस्लामी दरिंदे ही कर सकते हैं, है ना? शासन करने का हक तो इस्लामी दरिंदों के पास है। ये आप मुझे मित्रों, आप सोच के देखो, नाना साहब के जितने भी पुरखे थे, मैं नाना साहब पेशवे की बात कर रहा हूं, उनके जितने भी पुरखे थे, पूर्वज थे, सातारा कोल्हापुर के ये जो भोसले घराने के जो आद्य पुरुष थे, महान छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, ये किसके साथ लड़े थे भाई? इतनी समझ नहीं है उनके इन वंशजों में? आज भी लगातार हम लोग देखते हैं तो हम लोग यही होता है। हाँ, परसों गाजियाबाद में क्या हुआ भाई? बच्चे किसी ने कह दिया जय श्री राम, जो वक्ता था वो लड़के ने कह दिया हाँ जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तो ये गौतम को इतनी मिर्ची क्यों लगी भाई? उसने गाली दी, गेट आउट गेट आउट, और उसका तरीका था, देखा आपने तरीका, कितना ह्यूमिलिटिंग तरीका था उस टीचर का। और यही लोग हैं जो इन आक्रांताओं को या इस्लामी मुल्ले को ताकतवान बनाते हैं। हाँ? जबकि ताल ठोक के इतिहास ने ये बताया है भारत के कि जब भी हमारे सनातनी हिंदू उठ के खड़े हो गए, इस्लामी मोमिनों की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, धज्जियां। 2013 का मुजफ्फरनगर का रिपोर्ट आपने पढ़ा है? पढ़ो जाके। भिवंडी देखो, मुंबई देखो, अहमदाबाद देखो। हाँ, दंगे कैसे बंद हुए? दंगे वही तब भी बंद हुए जब हिंदुओं ने ठोका तो शांति आ गई।
पहले 2 दिन तो हमास बड़ा उछल कूद कर रहा था, 1000 मारे, 1200 मारे, 250 लोग नाचते गाते लोग मारे, 1600 तक आंकड़ा गया। अब चीखें निकल रही हैं। क्यों? पहले 2 दिन चीखें नहीं निकल रही थी आपकी? हाँ, अब बच्चों का बड़ा ख्याल आ रहा है। पहले 2 दिन तो जीवित बच्चों को जला के राख कर दिया आपने। हाँ, तब वो काफिर के बच्चे थे, यहूद और हनूद। हाँ, उनके बच्चे बच्चे नहीं है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों पंजाब की। पंजाब यानी संयुक्त पंजाब। इसके बाद ये सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, है ना, ये यहाँ की जितने भी भांड है ना, उनको भी नंगा करने वाला हूं इसके आगे के एपिसोड में। लेकिन आज बात करते हैं जॉन और हेनरी लॉरेंस। अब जॉन और हेनरी लॉरेंस को तब सुकून मिला जब पंजाब के 2 महत्वपूर्ण शहर लाहौर और अमृतसर, ये दोनों उन्होंने सुरक्षित कर लिए। अब जॉन बड़ा था, पहले से जानता था कि ये कोई सामान्य विरोध तो हो नहीं सकता, इसके पीछे बहुत बड़ी कोई योजना होगी। और इसलिए वो, मैं जैसे हमने सुना है ना पहले कि एंसन जब शिमला में था तो बार बार एंसन को तार पे तार भेज के, टेलीग्राम भेज के वो नीचे बुला रहा था। कह रहा था बस बेटा तू निकल, अब वहां पे मत बैठ। बार बार, कम से कम 3 बार टेलीग्राम भेजा है। अब जून में अंबाला ठंड बढ़ गया था पूरी तरफ से। जो अंबाला उबल रहा था अप्रैल में, वो जून में ठंडा पड़ गया था। और पंजाब से ये नई सिख पलटन भी इन लोगों को दिल्ली में आके मिली थी। पहला हफ्ता आ गया, मेजर डाली की जो गाइड कोर रेजिमेंट थी, वो डाली ने तेजी से अंबाला से निकाली और बिना रुके 31 मई को ही वो दिल्ली की गोरे की फौज से जाके मिला, मेजर डाली की गाइड कोर रेजिमेंट। अब दिल्ली के बस दरवाजे के बाहर अपने ये हिंदू राव की हवेली थी। अब हिंदू राव के हवेली के पास अब 2 नेटिव रेजिमेंट आई थी। डाली की गाइड कोर जो पंजाबी सिखों की थी, दूसरी जैसे मैंने पहले ही बताया कि कैप्टन रीड अपनी गुरखा फौज लेके अचानक आ गया था। दोनों में पक्ष और विपक्ष भाई साहब, दोनों में हिंदू सैनिक हिंदुस्तानी लड़ रहे थे। हाँ, पंजाबी गुरखा ये किससे लड़ रहे थे? अन्य हिंदुस्तानी हिंदुओं से। ये कमाल है। हाँ सॉरी, हिंदुओं से नहीं, अन्य हिंदुस्तानी से लड़ रहे थे, जिसमें दिल्ली में मोमिन भी थे। तो वहाँ पंजाब में अंदर जॉन लॉरेंस ने हिंदू सिख को मोमिनों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अगर वो जीते तो मुगल बादशाहत फिर से एक बार भारत में कामयाब हो पाएगी। हाँ, अब ऐसा नैरेटिव दिया कि लाहौर सियालकोट गुजरनवाला जैसा है, उनका तो अलग पढ़ना, तो उनको अलग करना जॉन के लिए बहुत आसान हो गया। और हिंदुओं से भी यहाँ पंजाब में क्या कह दिया, अपने गुरुओं के हौतात्म्य को याद रखो वगैरह वगैरह वगैरह। और वैसे का ये खेत में किसानों के लिए वगैरह तो मैंने कल ही बताया था। तो सब तरह से जॉन प्रयत्न कर ही रहा था। अब ऐसा नैरेटिव दे दिया कि पंजाब में भावना भड़कना तो भाई स्वाभाविक है। जिन्होंने मुगलों से संघर्ष करके उनके पीढ़ियों ने पूरी जिंदगी खपा दी है, उस आक्रांता से लड़के वो भला बादशाह क्यों लाते बताइए? हाँ, क्योंकि किससे लड़ना था? अंग्रेज से। आता कौन? वो बुड्ढा शायर जिसकी 1 टका औकात नहीं थी वो गद्दी पे बैठने की, वो बहादुर, उसकी सल्तनत को, बादशाहत को ये पंजाबी हिंदू, पंजाबी सिख क्यों मानते भाई? हाँ,
तो इन्होंने क्या किया, इस स्वातंत्र युद्ध का पुरजोर तरीके से सामान्य जनता ने ही वहां पे विरोध किया। आइदर विरोध किया या वो शांत बैठे। और एक भयंकर दिल्ली के अपने अपने जो ये केजरुद्दीन है ना आजकल, उनके स्टाइल एक प्रोपोगंडा सर जॉन लॉरेंस ने वहां पे पंजाब में चलाया। क्या चलाया? मैं बता दूं, ये बिल्कुल झूठा झूठा प्रोपोगंडा था। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया तो था नहीं, तो वो चला, जब वो एकदम खूब चला है। अब मित्रों सच मानिए, लगता है कि ये हमारे ये वामपंथी लिबरांडू जैसा प्रोपोगंडा करते हैं ना, बिल्कुल उनका सबका पुरोधा मेरे ख्याल से जॉन लॉरेंस ही होगा। जॉन लॉरेंस ने लोगों को बहादुर शाह का एक अपना बनाया हुआ जाहिरनामा पढ़ के सुनाने का काम किया, जो वास्तव में बहादुर शाह ने लिखा ही नहीं था। हाँ, वो लिखा था जॉन लॉरेंस ने, नाम था बहादुर शाह का। बहादुर शाह के नाम पे जॉन लॉरेंस ने कहा कि ये देखो पंजाबी सिखों, ये देखो दिल्ली का बादशाह का जाहिरनामा। दिल्ली का बादशाह कहता है कि सर्वप्रथम सभी सिखों का कत्ले आम हो जाए। पहला झूठ, काफिर सिखों की मेरी सल्तनत में कोई जगह नहीं है। अब बताओ, ये दूसरा झूठ। भाई जब दिमाग में उसके नहीं है तो लिखने का तो सवाल ही नहीं आता। तो ये नैरेटिव कहाँ से चला? ये जॉन लॉरेंस ने अपनी टेबल से लिख के चलाया। जॉन का झूठ, ये वो झूठा तीर था ना, ये बिल्कुल निशाने पे जाके बैठा। वैसे इन सड़क छाप गुंडे जो है ना, खालिस्तानी गुंडे, ये खालिस्तानी गुंडों को इस्लामी पोर की मोमिन नालायक ये जो जहर आजकल पिला रहे हैं ना, सड़क छाप नशेड़ी, हाँ, बस यही प्रोपोगंडा करके चला रहे हैं। पूरी हमारी महान सिख विरासत को, हाँ, परंपरा को तबाह करने में तुले है ये गुंडे, नशेड़ी गुंडे। हाँ, कनाडा में जाके खालिस्तान की मांग करते हैं। भाई वही बनाओ खालिस्तान, यहां आओगे तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे। और वैसे आपका खालिस्तान लाहौर के बिना कैसे पूरा हो सकता है भाई बताओ? लेकिन इनसे शास्त्रार्थ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनमें बुद्धि नहीं है। वो हमारे मेजर गौरव आर्या है ना, वो जो चप्पल लेके बैठते हैं ना इनके सर पे मारने के लिए, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि इनकी पूरी जो बुद्धि है ना, ये ऐसे ड्रग्स लेके नशा करके पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। छोड़ो। तो यहाँ दिल्ली में हमारा ये बुढ़ा सुल्तान बहादुर शाह अब दिल्ली के रोड पे आया, क्योंकि उसको पता चला कि भाई वहाँ पे मेरा गलत नैरेटिव मेरे नाम से चला रहा है जॉन पंजाब में। तो यहाँ पे फिर दिल्ली की सड़कों पे इसको आना पड़ा। दया और भीख मांगते वो बोल रहा था कि भाई दिल्ली वालों, ये लड़ाई सिर्फ फिरंगियों के विरुद्ध है, ना कि सिखों के विरुद्ध। लेकिन प्रश्न ये था कि आधिकारिक तौर पे तो सभी स्वतंत्र वीरों ने इस इस्लामी को ही अपना नेता माना था, तो उसकी विश्वसनीयता सामान्य जनों में जो बिल्कुल नहीं थी। अब ऐसा जिसकी विश्वसनीयता ही नहीं है उसको हमारे इन नेताओं ने ये माना, नेता माना। अब क्या करे बताइए? तो क्या था, ये रोड पे भीख मांगता रहा, चिल्लाता रहा कि भाई ये लड़ाई सिखों के विरुद्ध नहीं है, ये लड़ाई फिरंगों के विरुद्ध है। लेकिन इस वक्तव्य का असर दिल्ली वासियों पे बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिरकार सिखों ने अपनी पहली पसंद अंग्रेजों को ही बना डाला। लेकिन पंजाब में जो भी स्थानिक और हिंदुस्तानी सैनिकों में जो चिंगारी थी, वो आग में परावर्तित होने की प्रतीक्षा तो कर ही रही थी, क्योंकि आग तो लगी हुई थी। ये हमने देखा अंबाला में। अमृतसर, लाहौर, ये दोनों जॉन ने सुरक्षित कर दिए, बढ़िया है। लेकिन जो गोला बारूद था ना अंग्रेजों का, वो तो फिरोजपुर में था। और वो अभी भी असुरक्षित था। इस असुरक्षित परिस्थिति को आजमाने के लिए 13 मई को ही जॉन ने क्या किया? जॉन ने फिरोजपुर जाके एक परेड करवा दी। सैनिकों को बड़े ईमानदारी से उसने
अपनी वफादारी दिखाने का मौका दिया। अच्छा, एक एक रेजिमेंट को फिरोजपुर के मेन बाजार में उसने चलवाया, मुझे उनकी परेड वहाँ बाजार से की। अब बाजार के व्यापारी, छोटे दुकानदार जितने भी थे, खरीदार थे, राहगीर होंगे, सभी ने अपने सैनिक देख के स्वतंत्रता के नारे लगाना शुरू कर दिया। ये फिरोजपुर की बात कर रहा हूँ। जब ये रास्ते से मार्च कर रहे थे तो सारे सामान्य स्वतंत्रता का नारा लगाने वाले। अब ये हमारे परेड वाले जो है, ये अब सामान्यों का नारा सुन के अब डबल जोश में आ गए। उनके भी मन में चल बिचल हो गई, खलबली मच गई। भाई, अपने अंदर की जो चिंगारी है वो अब क्या करूं मैं, बुझाऊं, भड़काऊं, क्या करूं? क्योंकि जोश तो आया था, वह 2-4 क्षण लगे होंगे बराकी में। हर हर महादेव की ललकारी ने चिंगारी को भड़का दिया। अब ये चिंगारी आग बन चुकी थी और इस आग को बुझाना फिरोजपुर में नामुमकिन लग रहा था। गोरे अफसर को तो लग रहा था कि भाई ये गोला बारूद अब गया। हमें यहां से कोई माइका लाल नहीं बचा सकता। मित्रों, ये याद रखें कि सिर्फ एक ही रेजिमेंट ने भागदौड़ मचा दी थी ये पूरे गांव में। स्थानीय गोरे अफसर ने पूरा का पूरा गोला बारूद का जो डेपो था ना, वो डेपो आग के हवाले खुद ही कर दिया कि भाई विरोधियों के पास जाने से अच्छा है कि इसको जला के राख कर दे। जैसे आग की लपेटें पूरे गांव में दिखने लगी तो स्वतंत्र वीरों को और जोश चढ़ गया। वह तुरंत दिल्ली की ओर कूच करने लगे। यहां अब सामान्य शहरवासी अब सड़क पे आए थे। गोरों के घर, उनके बंगलो कॉलोनी, उनका पोस्ट ऑफिस, उनका टेलीग्राम ऑफिस सब धू धू कर जलने लगे। लोग नंगी तलवारें लेके शहर में घुसने लगे। जो मिला, जहां मिला, वहीं गोरे को सामान्य काटने लगे। गोरे घबराकर बराकी के पीछे छिप गए। अब जो पीछे छिपे रहे उनका भी भाग्य ने जल्दी साथ छोड़ दिया। वो भी सारे वहां पीछे काटे गए। मीरत के टेलीग्राम, मियाँ वो तो मिलने से अतिसावध हुए जो अंग्रेज थे। जो टेलीग्राम ऑलरेडी उनका क्योंकि मिल चुका था, 31 तारीख हो गई थी, लेकिन वो भी अंग्रेज नहीं बच पाए। पूरा फिरोजपुर शहर मित्रों अंग्रेज मुक्त उसी रात करवा दिया गया। अब इस समय गोरों की रक्षा करने जो सैन्य की टुकड़ी, नई टुकड़ी भेजी गई थी, वो भी गांव वालों के हत्थे चढ़ गई। बताओ। और ये सब यूरोपियन थे, ये इसमें ब्रिटिश बहुत कम थे। जो मैं अभी कह रहा हूं ना कि ये जो दूसरी एक सुरक्षा दल उसको भेजा गया रक्षा करने के लिए गोरों की, वो उसमें सब यूरोपियन थे, ब्रिटिश कोई नहीं था। ये एक आश्चर्य की बात है। उस रात को मित्रों पूरा फिरोजपुर सड़कों पे था। अब पंजाब में गोरा सिख उनके पक्ष में होते हुए भी पूरी तरह से आज डरा हुआ था। अच्छा, सिर्फ पंजाब? ना 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 ना, सिर्फ पंजाब नहीं, वहाँ यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, मालवा, यहाँ भी शुरू तो हो गई थी, जैसे हमने अभी पहले की एपिसोड में सुना है। थोड़ा बहुत राजपूताना और गुजरात में सुरक्षित वातावरण ब्रिटिशों ने अपने लिए निश्चित बना लिया था और सिंध भी आएगा। लेकिन सिंध की कहानी थोड़ी अलग है, बलूचिस्तान की कहानी अलग है। लेकिन ये दोनों मुख्य भूमि में राजपूताना, गुजरात, ये दोनों सुरक्षित अंग्रेजों ने बना रखे थे। अब बहुत सारी रियासतों के जो सत्ताधारी थे वो ये अंग्रेजों के पक्ष में थे, लेकिन सामान्य जनता जो थी ना, ये पक्का अंग्रेजों के विरुद्ध थी। ऐसी विचित्र परिस्थिति 1857 में भारत में सामने आ रही थी। अब सरहद के उस पार ये खानदानी लुटेरे, अफरीदी पठान, एक पत्र ने पूरी इनकी योजना का खुलासा किया है कि 1856 के
अगस्त में फारसित के हाथ एक पत्र लगा, यानी लगभग 8-9 पहले का ये पत्र है, स्वतंत्र युद्ध से पहले। मोमिनों ने अपने खुद के प्रयत्न, गजवाए हिंद के, दारुल इस्लाम के प्रयत्न स्पष्ट तौर पे जारी रखे थे। एक पत्र जो फारसित के हाथ लगाया उसमें कहा गया था कि लखनऊ के अशराफियों ने अमीर दोस्त मोहम्मद को दोस्ताना पैगाम भेजा है, अयोध्या के नवाब को बेघर कर दिया गया है, हैदराबाद के ऊपर भी गोरों ने हंटर चला दिया है, अगर ऐसा होता रहा तो आगे की लाइनें बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो आप समझ गए। भाई अगर ऐसा ही होता रहा तो हिंदुस्तान में दारुल इस्लाम नहीं बन पाएगा। अब इनका डर देखिए। भारत माता अपारतंत्र में रो रही है। इसको कोई गला शिकवा नहीं था इन मोमिनों को। इनके आंसू छिलक रहे थे, दारुल इस्लाम हिंदुस्तान नहीं बन पाएगा। इस काफिर की नापाक जमीन मोमिनों के नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बाप रे, काफिर की नापाक जमी पे मोमिनों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इसका इलाज हम सबको करना पड़ेगा। सबको यानी नबी की सुन्नत पे चलने वाले सब अहले हदीस के मोमिन, क्योंकि इस्लाम खतरे में है। वैसे बताऊं इस्लाम खतरे में तो जिस दिन इस्लाम का जन्म हुआ ना, उस दिन से आज तक इस्लाम खतरे में ही है। वो गाजा में तो दिखाई दे रहा है, वो खतरे में है। इस्लाम खतरे में था और खतरे में रहेगा। काफिर से लड़ना है, इस्लाम खतरे में आता है। काफिर एक साथ आया है, इस्लाम फिर खतरे में आता है। काफिर हंस पड़ा है, इस्लाम फिर खतरे में आता है। काफिर ने जय श्री राम बोला है, इस्लाम खतरे में आता है। काफिर ने ऊंची आवाज में हर हर महादेव बोला, इस्लाम खतरे में आता है। यार पता नहीं है इस्लाम है या कांच का टुकड़ा है यार। क्या है क्या ये, बार बार जो खतरे में आ रहा है। आगे की कोई अगर लाइन आपको सूझती हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप भी इसमें जोड़ लो। वंदे मातरम।